इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पूरी हुकूमत खुश है कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, वो मिलिट्री कस्टडी में जा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में इसकी कॉस्ट आप जैसे सियासतदानों को भी अदा करनी पड़ सकती है? जी, हम माजी में भी अदा करके आए, लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और इससे पहले मिलिट्री कस्टडी की आपने कॉस्ट अदा नहीं की सर। मिलिट्री कस्टडी की बात तो अभी हो रही है। नहीं, कॉस्ट तो कस्टडी तो एक जैसी होती है, नैब की कस्टडी भी वैसी थी, लेकिन मैं उसकी कोई हामी नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि चूंकि मामलात इससे पहले तारीख में ऐसे हुए भी नहीं, इससे पहले कहीं पर किसी जगह पे भी जो दफाई तनसीबात थी उन पे ये मामलात नहीं हुए थे। तो ये चूंकि अभी तो खैर ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं है, ये आप बता रहे हैं कि, और ना इसमें कोई नहीं, ये आप ही के लोग बता रहे हैं सर कि अगली बारी बानी पीटीआई की है। हमें तो आपसे पता चल रहा है, हुकूमत बता रही है। देखें, कल जो आईएसपीआर का प्रेस रिलीज आया उसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें यह है कि तफ्तीश हो रही है उनके फसादात में मुलव्वस होने की, जनरल फैज की, तो जब वो अगर वो फसादात में मुलव्वस पाए गए तो फिर नेक्सस जो होगा वो किसके होगा? तो लाजमी बात है कि वो नेक्सस उन्हीं की तरफ जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अंदाजा जरूर है किसी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, ऐसी बात है कोई नहीं, यानी इससे ताकि बानी पीटीआई जरा अलर्ट हो जाए, पीटीआई अलर्ट हो जाए, खबरदार किया गया है और प्रेशर डाला गया है, प्रेशर बढ़ाया गया है। मैसेज ये है कि अगली बारी आपकी हो सकती है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कि जब एक सीनियर फौजी अफसर को कस्टडी में लिया गया 12 अगस्त को, तो उसके बाद अगर आज दिसंबर में आके तो वो प्रेस रिलीज जारी होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन 3-4 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो अफशा हुई हैं जिसकी बिना पर ये सामने आई। नहीं, लेकिन अभी भी वो जो सेकंड पार्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी तहकीकात होनी है 9 मई से मुतालिक, वो 3-4 महीनों में अभी नहीं हुई, वो अभी होनी है और वही लिंक्ड है बानी पीटीआई के साथ, यही तो आप कह रहे हैं? ये मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये कबल अज वक्त है जो आपने ये खबर दी कि वो मिलिट्री सर, मैं फिर अर्ज करूं कि ये खबर हमने नहीं दी, बल्कि आपके लोग ये जो है वो आके टीवी टॉक शोज के अंदर बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बता रहे हैं कि असल में मैसेजेस हैं बानी पीटीआई के। अगर आप चाहें तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, जरा सुनिए सर। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट पूरी सब चलाइए जरा। साहब अपने जेल ट्रायल के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सहाफियों से गुफ्तगू में ये कह चुके हैं कि जनरल फैज हमीद के जरिए मेरे मिलिट्री ट्रायल की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला उस तरफ जा रहा है, इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ? देखिए, उनको पता है ना कि उनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है और उनको नजर आ रहा है कि ये इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, वो बिल्कुल नजर आ रहा है उनको, इमरान खान साहब को। इसलिए वो कह रहे हैं, वो उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीएम्प्ट हो दे सो मच ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि एविडेंस बहुत सारी है उनके अगेंस्ट और मिलिट्री कस्टडी में जा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, उन्होंने बानी पीटीआई को कोट करके कहा कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सी चीजें जो हैं वो, देखिए एक चीज तो तय है, और जब भी अगर ये सिविलियंस का ट्रायल का इशू हल हो जाता है तो ये बात तो तय है कि हमला कहाँ पे हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमला है वो कॉग्नाइजेबल है अंडर मिलिट्री कोर्ट्स। अब सवाल तो सिर्फ सिविलियन का, जो मोस्ट रेलेवेंट सिविलियन है वो बानी पीटीआई है। तो ये सारी जो है, और हुकूमत प्रोपोनेंट है इसकी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये कोइंसिडेंस है कि अदालत भी एक्टिव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल वाला मामला टेकअप कर लिया गया है, जो बड़ी देर से हॉल्ट था, ब्रेक लगी हुई थी, और साथ ही ये चार्जशीट भी सुना दी गई है और उसके बाद ये प्रीएम्प्ट भी किया जा रहा है कि बानी पीटीआई का ट्रायल भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है या अजीब हुस्न इत्तफाक है? ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का आपने खुद कहा कि बहुत अरसे से ज़ेरे इल्तमास, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट दीगर केसेस को, दीगर अदालतें भी, इवन हाई कोर्ट्स भी कोशिश कर रही हैं कि जो बैकलॉग है उसे दूर किया जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था और जाहिर है आज के हालात में रेलेवेंट भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया, लेकिन उसको किसी उनके फैसले को तो प्रीएम्प्ट इस स्टेज पे नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये
दीगर जो चीजें वो केसेस भी जो 9 मई के थे वो अब राइप हो रहे हैं। अब उनका शहादतों का वो टाइम आ गया है, शुरू हो गया है। तो जो फौजदारी केसेस की और दहशतगर्दी के केसेस की स्पीड होती है उसी पेस पे वो चल रहे हैं। बदकिस्मती से वो पेस स्लो है, लेकिन बहरहाल वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं। और इससे पहले चूंकि मैं बार बार इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, चूंकि ये चीजें नई इसलिए हो रही हैं और नई लग रही हैं कि इससे पहले किसी सियासी जमात ने ये काम नहीं किया था कि अगर कोई जनरल किसी कोई बलवा भी हो तो उसमें भी सबसे नहीं, पहले। लेकिन राजा कमरुल इस्लाम साहब, बानी पीटीआई तो इस पे जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनरल बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए। फौज का अंदरूनी मामला है, अगर जनरल फैज का हो रहा है तो जनरल बाजवा का भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। देखें, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो फौज में अदारा एक ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अगर कोई एविडेंस आया जनरल बाजवा का भी तो जाहिर है वो अदालत के अंदर होगा, उस इंक्वायरी के लेकिन अंदर होगा। उनकी सियासत में मुदाखलत का इल्जाम तो खुद आप लोग लगाते रहे। खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने यह इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा ने उनसे राब्ता किया था और अप्रैल के अंदर राब्ता किया गया और ये कहा गया कि दिसंबर में आप पंजाब ले लें, पंजाब में हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद वफाक के लिए कुछ करेंगे, तो आप कमर बांध लें। मैं इमरान खान से हम लोग आजिज आ चुके हैं जी। लेकिन अगर आप उस पर भी गौर करें तो आप देखेंगे कि वो भी उसके लिए भी जो सोर्स थी जो वो जनरल फैज हमीद थे। अब वो एविडेंस आना कि आया जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, वो जब एविडेंस आएगा और वो ऑब्वियसली इसी मिलिट्री आप जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद जनरल बाजवा से भी तगड़े थे, यानी डीजीआईएसआई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी तगड़ा था उस वक्त? मैं ये कह रहा हूं कि जनरल आसिफ अपना ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयान का हवाला से आपने ये बात की, उसमें उनकी जो सोर्स थी वो जनरल फैज हमीद थी। और अगर वो एविडेंस आएगा तो जाहिर है फिर वो भी आएंगे। तो अगर सोर्स वो थे तो फिर सहूलतकारी तो आपके लिए हो रही थी कि आपके लिए जो है हुकूमत तैयार करके दी जा रही थी। देखें, इफ्स एंड बट्स और एजम्पशंस पे तो बात नहीं की जा सकती। यानी ये तो उसी तरह हम ज़माना तालिब इल्मी में एक वो जोक था कि अगर फुफ्फो को मूछें लगी हूं तो चचा होते। तो ये तो अगर की बातें हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर वो चीज साबित हुई होती तो अब तक जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल हो रहा होता। तो वो नहीं है। पीटीआई भी यही कह रही है कि 9 मई को साबित करें, आपको जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। जी, वो अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं और उसमें साबित होगा तो सजा होगी ना जी, उसके बगैर तो सजा नहीं होगी। वो जिनको जमानतें मिलनी थी। राजा कमरुल इस्लाम साहब, जिस वक्त आप वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे तो उस वक्त आप ये कहते थे कि पावर टॉक्स टू पावर, और मरियम नवाज साहिबा का ये स्टेटेड पोजीशन था कि पावर टॉक्स टू पावर। तो क्या अब ये फिर ये पावर गेम है कि एक तरफ से अगर प्रेशर बढ़ रहा है, बानी पीटीआई नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि बेहतर बार्गेन हो सके? देखिए, वोट को इज्जत दो के बयानिए में ये कहाँ लिखा हुआ था कि मैं मालम का वो तारीखी जहाज उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, शोहदा की जो मुजस्मे हैं उनको बेतौकीर किया जाए, सड़क पे घसीटा जाए। कहीं भी ये जो दो लिंकेजेस बनाने की कोशिश की जाती है, वोट का इज्जत दो और 9 मई को, तो वोट के इज्जत दो के उस फलसफे में, उस बात में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आप चढ़ दौड़े हैं GHQ पे। सर वो तो फलसफा ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो वो नारे भी सुनवा सकता हूं आपको कि जो उस वक्त पंडाल के अंदर लगाए जाते थे और क़यादत की जानिब से लगाए जाते थे, वो ऐसे हैं कि जाहिर है आपको अंदाज़ा है उसका कि उस वक्त क्या नारेबाजी हो रही थी। नहीं, नारेबाजियां तो खैर हमेशा से, और वो बराह रास्त फौज के खिलाफ थी। अपोजिशन के दौर में और हुकूमत के दौर में नारेबाजियों में फ़र्क होती है। यहाँ पे बहुत से बयानात बानी PTI के हैं कि जनाब फौज को जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को टेलीफोन टेप करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के, और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि जी बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार होती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। और हुकूमत में आते ही आपका वोट को इज्जतों का फलसफा भी दम तोड़ गया। साहब, मैं लॉजिकली जो बात कर रहा हूँ वो ये हूँ कि हम देखें ना, जो भी सियासत या जमहूरियत पे बिलीव करता है, जो अपने आप को पेश करता है कैंडिडेचर के लिए, वो वोट की ताकत और वोट की इज्जत में बिलीव करता है तो करता है ना। चाहे वो कोई काउंसलर है बल्दियाती अदारे का,
तो वो वोट की ताकत से उस अदारे में जाता है। लिहाजा वोट को इज्जत दो तो फलसफा या वोट को इज्जत दो का नारा तो मेरा ख्याल है हर वोट लेने वाले की जुबान पे भी होता है और वोट देने वाला भी ऑब्वियसली इसको देखता है। तो वोट को इज्जत दो में कहीं दहशतगर्दी नहीं है, वोट को इज्जत दो में कहीं दारुल हुकूमत पे हमला आवर होना नहीं है, वोट को इज्जत दो पे कहीं आके तो जो रेड जोन है वहां पर आके धरना देना नहीं है। तो इसलिए इन दो चीजों को महल मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा करबुल इस्लाम साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में सबसे बड़ा बयानिया बनाती है कि 2024 के इलेक्शंस में धांधली की गई और इसके लिए वो कमीशन बनाने का मुतालबा भी करती है। वो कहते हैं कि मैंडेट चोरी किया गया और वो बयानिया यह है कि जिस वजह से हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उसने 26वीं आईनी तरमीम इसलिए मंजूर कराई ताकि इलेक्शन धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की सूरत में कानूनी एतबार से कोई खतरा बाकी ना रहे। यानी कहने का मकसद ये कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन चोरी होने के मौके पर हुकूमत भी दिफाई पोजीशन पर नजर आती रही है, जबकि अपोजिशन जमातें पीटीआई के इस मौक़िफ़ की तायद भी करती नजर आई हैं। जैसा कि फवाद चौधरी मौलाना फजल रहमान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने राना सना कायल करने की कोशिश की कि बानी पीटीआई को रिहा करके नए इलेक्शंस का सोचें। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यानी मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नए इलेक्शंस की तरफ जाए, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शंस हुए वो मुतनाज़ थे। यानी तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के मौक़िफ़ की अपोजिशन जमातें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पीटीआई के वकला को इस तरह से सपोर्ट इसको नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए था। आज आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। पीटीआई के वकील हामिद खान लाइल्म निकले। जब अदालत में केस से मुताल्लिक पुकारा गया तो इससे कबल ही हामिद खान कमरे अदालत से निकल गए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हामिद खान साहब को बुलाएं, उनका केस समाअत के लिए पुकारा जा चुका है। हामिद खान ने कहा कि मेरे ख्याल में ये केस कल 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपके एडवोकेट को नोटिस हो चुका है, आप उनसे राब्ते में रहा करें। इस मौके पर अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील हामिद खान को आज केस फिक्स होने की कॉज लिस्ट भी दिखाई। हामिद खान ने इस्तदा की कि हमारे केस को सर्दियों की छुट्टियों के बाद लगा दें। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शेरफ दरखास्त भी सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत वकील ने बताया कि हमारी दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं जो हमें नहीं बताए गए। आईनी बेंच एतराज़ात दूर करे तो मेरिट पर दलाइल देंगे। यानी पर्टिकुलरली जो इंतखाबात से मुतालिक नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये समझते हैं कि इस पर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन आज अदालत इस केस को टेकअप कर रही है, मगर वकला इससे लाइल्म है, उनकी जो नॉन सीरियसनेस है, गैर संजीदगी है, आज वो अदालत में खुलकर सामने आ गई है, जो यकीनन अनजस्टिफाइड ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।